हेलो गाइस, मैं आप सबका अपना नीतीश। तो आज मैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट के साथ फिर से आ गया हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में, कि कितने डेप्थ में उसको पढ़ना चाहिए, क्या कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकें। एंड इसके अलावा भी लाइक डिफरेंट डोमेन्स के बारे में, कौन सी कंपनीज में किस माइंडसेट के साथ कंपनीज वर्क करती हैं, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड कंपनीज, उसके भी। और एआई कितना इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में, एआई जॉब ले रहा है कि नहीं ले रहा है सिक्योरिटी पर्सन्स की, या फिर आप कैसे अपना माइंडसेट रखें नई नई चीज़ें सीखने के लिए। सो आज के हमारे गेस्ट हैं सरवर। तो आप इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखे हैं, तो करेंटली इज़ वर्किंग एज अ सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर और एट सेलफोर्स। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Hi server, please introduce yourself. Hi Nitish. Yeah, thank you for giving this opportunity. And for introduction, as you know, I am Sarwar Jahan. I have been into the application security domain for last more than 10 years now. And I started my career in 2013 as junior security analyst. And now I'm working as a senior enterprise security engineer. So it was like 1 decade. So lot of things happened. So आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? कॉलेज में था। सो एज यू नो, इंजीनियरिंग में जो भी रहता है, थोड़ा बहुत कोडिंग करता है, थोड़ा बहुत फन का जोश रहता है। तो उसी इस टाइम में फिशिंग वगैरह का थोड़ा वो चला था, तो हमारे कॉलेज में रहता है ना, लाइक एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड इन बैक इन 2009 एंड 2008। सो इन कॉलेज कैंपस, when we are trying to access Facebook or Gmail, those are blocked in libraries. So we used proxy, and then I also created phishing pages and sent out to my friends saying that it is still we are able to log into Gmail or Facebook from college network, but those are phishing pages. So they entered their credential, I got their credential. So this is how the interest started. Later, when I started my career, I understood those are like unethical activities, but now we are ethical hackers. So those are not good things to do. But yeah, that's how I got the interest. देन कुछ कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। आपने कॉलेज कहाँ से करा, क्या क्या पढ़ा उसमें? बैकग्राउंड से बताता हूँ मैं। त्रिपुरा करके एक जगह है, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे क्या है, आज भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है मेरे विलेज में। इट इज़ ए रिमोट इंटीरियर विलेज एंड देर इज नो ब्रॉडबैंड, और इवन हमारा मोबाइल नेटवर्क अच्छे से नहीं चलता बिकॉज इट इज़ बॉर्डर एरिया। तो बांग्लादेश बॉर्डर भी है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने जब 12th कंप्लीट किया तो मैं कर्नाटका आ गया बिकॉज मुझे कंप्यूटर से बहुत इंटरेस्ट था, लगाव था, और गेम्स भी बहुत खेलता था। तो मैं सोचा था कि मुझे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है। तो मैं कर्नाटका में आके एंट्रेंस एग्जाम लिखा, और काउंसलिंग के थ्रू। शिमोगा करके एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है कर्नाटका में, इट्स अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो वहाँ पे मुझे काउंसलिंग में कॉलेज मिला, जवाहरलाल नेहरू नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विच इज सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे जाके मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। तो एज यू नो कि मैं वहाँ, मेरा मदर टंग बंगाली है, और मैं टोटली डिफरेंट साउथ में आ गया जहाँ पे सब लोग कन्नड़ा बात करते हैं। तो वो तो स्टार्टिंग में ही एक चैलेंजिंग फैक्टर था कि लैंग्वेज बैरियर कैसे वो करना है। तो मैं सीख गया थोड़ा बहुत कन्नड़ा, क्योंकि हॉस्टल में लोकल फ्रेंड सारे कन्नड़ा ही थे, कन्नडिगा थे। तो आई लर्न कन्नड़ा। एंड देन कॉलेज में तो बहुत फन हुआ बिकॉज आई वॉज ओनली वन फ्रॉम माई नॉर्थ ईस्ट एंड अनदर गाय वॉज फ्रॉम आसाम, गुवाहाटी। So we were two in my batch from that region, and it was fun. Lot of things we learned. We did lot of things together. Like जो होता है ना, यंग एज में हम लोग जाके, हमारे नेक्स्ट कॉलेज के नेक्स्ट में एक और एग्रीकल्चर कॉलेज था, तो हम वहां से जाके मैंगोज वगैरह और जैक फ्रूट बहुत चुरा के खाए हैं भाई। so those are the fun activities we did. तो उसके बाद आपकी जॉब कहाँ पे लगी, लाइक इंटरव्यू कैसे हुआ वहाँ आपका, कुछ उसके बारे में बताएं। थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं आपके व्यूअर्स को एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो मेरे लाइफ से लेसन लर्न था। कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको अगर जॉब चाहिए तो यू मस्ट हैव ए डिग्री। लेकिन अगर आप बाहर देखो, यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे नॉन टेक्निकल डिग्री वाले भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल में जॉब करते हैं। दे आर ओपन, लाइक इफ यू हैव टैलेंट यू विल गेट अ जॉब।
बट इन इंडिया इवन इफ यू हैव वेरी गुड टैलेंट बट आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल तो आपको जैसे पता है ये रिसेशन चल रहा है, जॉब मार्केट बहुत डाउन है। नाउ कमिंग बैक टू माई थिंग, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था ना कंप्यूटर साइंस में, तो स्कोर तो अच्छा किया। बट मेरा ट्वेल्थ में स्कोर उतना अच्छा नहीं था। लाइक वो जो ट्वेल्थ फेल मूवी देखे हो ना, जो वन अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था, फिर खुद से बहुत मुश्किल से किया था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था, मैंने टेंथ बंगाली मीडियम से किया था और इलेवन ट्वेल्थ हो गया सडनली इंग्लिश मीडियम। तो मुझे वहां पे थोड़ा स्ट्रगल हो गया। मुझे 2 अटेम्प्ट में ट्वेल्थ कंप्लीट किया था एंड मुझे ट्वेल्थ में 60% नहीं थे। बट कर्नाटका का यही ब्यूटीफुल एंट्रेंस एग्जाम है कि आपको अगर वो स्पेसिफिक टोटल परसेंटेज नहीं देखते हो, वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ही देखते हैं। एंड उसमें अगर आपका स्कोर है और आप अगर इधर एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो यू आर ओपन फॉर सिटिंग इनटू काउंसलिंग एंड गेट ए गुड कॉलेज। तो उस हिसाब से मुझे तो कॉलेज मिल गया। बट मेन चैलेंजिंग फैक्टर आया जब मैं फाइनल ईयर में आया, 7th सेमेस्टर में। तो उस समय क्या हुआ कि all the companies which were coming to my college for campus drive, they had set criteria कि you must have 70% और 60% in 10th 12th एंड इंजीनियरिंग। तो उसमें तो मैं 10th और इंजीनियरिंग तो मेरा हो जा रहा था बिकॉज आई हैड डिस्टिंक्शन इन बोथ 10th एंड इंजीनियरिंग। बट ट्वेल्थ में मेरा नहीं था ना, तो आई वॉज नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर एनी कंपनीज फॉर कैंपस ड्राइव। बट स्टिल मैं एक कंपनी में बैठ गया। बैठ के मैंने इंटरव्यू सब कुछ क्लियर भी कर लिया। करके जाके जब फाइनल पीआई राउंड में ऑफर मिलने वाला है तो वहां जाके मैंने बोल दिया कि मुझे ट्वेल्थ में नहीं है परसेंटेज। तो उन्होंने उस वजह से मुझे, इवन दो आई स्कोर्ड वेरी गुड इन देयर इंटरव्यू, एप्टीट्यूड राउंड सारे राउंड क्लियर कर लिए, लेकिन वहां जाके वो मैंने बोल दिया पीआई में, तो मुझे उन्होंने नहीं लिया। फाइनल ऑफर मुझे नहीं दिया। मुझे लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशन था कि मुझे शायद हो जाएगा ऑफर, क्योंकि जो पर्सनल इंटरव्यूअर था उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं देखते हैं ये सब परसेंटेज एंड ऑल। बट फाइनल नाम अनाउंसमेंट में मेरा नाम नहीं था, सो आई गॉट शॉक्ड। उसके बाद एक कंपनी आया बैंगलोर बेस्ड था, स्पैन इन्फोटेक करके, which has only criteria of engineering. They wanted only 60% in engineering. So मैं डिस्टिंक्शन था तो मैं बैठा, सारे राउंड क्लियर हो गया, मुझे फर्स्ट जॉब मिल गया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट those kind of companies which in India which consider your engineering course or technical degree, technical expertise instead of looking back at your like 12th or 10th scores. तो वहां पे मुझे फर्स्ट जॉब मिला था which was like a 12 years old company and then it acquired by one European big company. एंड वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज फ्रॉम बिगिनिंग आई वॉज इनटू एप्लीकेशन सिक्योरिटी इन दैट कंपनी। एंड मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज भी मिला। मैं नॉर्वे गया था ऑन साइट करने के लिए, बहुत सारे नॉर्वेजियन क्लाइंट्स, बैंक्स एंड वाईफाई, सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स के वहां जाके मैंने पूरा पेन टेस्ट, कोड रिव्यू सब कुछ किया था। सो those are like very very much learning phase for me and I am really thankful for that company to give me that opportunity. तो आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? लाइक आपने पहला इंटरव्यू दिया है, कंपनी ने आपसे क्या पूछा, कुछ आप बता पाए? हमारे यहाँ फिर से वही है, स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रहता है ना। लाइक पहले होता है आपका एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड राउंड, बेसिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें तो जो एप्टीट्यूड में जैसा रहता है वैसा ग्रुप डिस्कशन था। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दिया गया था, मुझे आज भी याद है, मैं उतना क्रिकेट फॉलो नहीं करता, बट मेरा जो ग्रुप था डिस्कशन में उसमें क्वेश्चन था कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो सीनियर प्लेयर्स है और जो जूनियर न्यू प्लेयर्स है, तो उनमें सीनियर्स को हटा के जूनियर्स को चांस देना चाहिए या नहीं। तो जितने लोग थे ग्रुप में, 10 लोगों का ग्रुप था ना, 9 लोग सबको पूरा सारे प्लेयर्स के नाम पता है और मैं बैठ के ऐसे देख रहा हूँ, मुझे तो एक भी प्लेयर्स के नाम नहीं पता, क्योंकि मैं पहले पहले क्रिकेट देखता था, लेकिन बाद में जब आईपीएल वगैरह आया तो आई लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, यू नो, बहुत सारे हो जाते हैं। पहले वर्ल्ड कप आता था तो बैठ के देखते थे, लेकिन आईपीएल के बाद से तो बहुत ज्यादा, एक टीम भी नहीं है, सारे कंबाइंड हो गए थे, तो मैं देखना छोड़ दिया। तो मुझे किसी प्लेयर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं चुपचाप सुन रहा था। तो सब अपना अपना आर्गुमेंट देते रह गए, मैं बस लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया था कि सीनियर जूनियर ना देख के जो भी प्लेयर फॉर्म पे है, अल्टीमेटली हम लोग को एज ए टीम जीतना है। तो जो भी प्लेयर फॉर्म में है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और देयर सीनियरिटी और जूनियरिटी, गिव देम चांस, ताकि अल्टीमेटली हम रीच कर ले अपना गोल की एज ए कंट्री वी हैव टू विन। तो उसके वजह से मेरा वो जीडी तो निकल गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। फिर मुझे टेक्निकल राउंड में कुछ प्रोग्रामिंग पूछा गया था, जो बेसिक से अभी भी आज भी वही स्ट्रक्चर है। लाइक आपको कुछ सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम पूछा जाएगा
you have to write a palindrome or some sorting algorithms etc. तो क्या वहाँ पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि उस कंपनी में है करके ऐसा कुछ डोमेन। लेकिन जब मैं ज्वाइन हुआ होने के बाद पहला 15 डेज होता है एज ए फ्रेशर, इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। वहाँ पे ईच ऑफ द टीम leads came and told their team activities, what are the projects they are doing. Then I got to know about this security team. And as I told you, during college only, I was interested in application security and ethical hacking. So I told them that I want to join that. They took some tests. They gave lot of activities, assignments. I cleared those and then they gave me the position. तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। आपने फिर कितने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे, वहाँ पे किस जॉब रोल पे काम किया, और कौन सा जॉब रोल किस वजह से, लाइक उसके क्या वहाँ पे क्या होता है, लाइक एनालिस्ट रोल पे आपने स्टार्ट किया तो एनालिस्ट का काम क्या होता है, फिर देन उसके ऊपर सुपीरियर लेवल इंजीनियर लेवल पे काम कितना डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा उसके बारे में डीप डाउन अगर आप बता पाए। तो जब भी कोई कॉलेज से फ्रेश हायर होता है ना एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, तो आजकल इंटर्नशिप बहुत चलता है। लाइक मेनी कंपनीज आर हायरिंग इंटर्न्स फ्रॉम कॉलेजेस इन फाइनल ईयर और 7th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर। वहाँ पे दे गिव बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स। तो डोमेन का अगर आप बात करें तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी इन सच बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स है, डिफरेंट रोल्स है, राइट। मेरे टाइम में इंटर्नशिप कॉन्सेप्ट नहीं था उतना, तो आई डायरेक्टली गॉट जॉब एंड ऑन जॉब जो भी सीखना था पहला कंपनी में मैंने स्टार्ट किया था। It was like initial analyst role. They just introduced us to different things into the application security. For example, web application security था, mobile application security था for freshers और fresh candidates और junior analyst। तो वहाँ पे सब वेब एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। डायनामिक टेस्टिंग जिसको डास्ट बोलते हैं ना, डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो उसमें क्या है, वेब एप्लीकेशन दे देते हैं और एक कोई सीनियर थे, वो लोग जो भी टीम में थे, वो लोग आके हम लोग को बताते थे ओआस टॉप 10 के बारे में कि ये वल्नरेबिलिटीज है, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसमें ढूंढने की कोशिश करो। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। देन क्योंकि अगेन अनदर थिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है एप्लीकेशन सिक्योरिटी में घुसने के लिए। एनी ब्रांच स्टूडेंट्स कैन डू द एप्लीकेशन सिक्योरिटी जॉब, राइट। तो मेरे टीम में जितने भी लोग थे, 2 लोग थे कंप्यूटर साइंस से, मैं और एक और पर्सन, एंड एक पर्सन थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विच इज सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस ओनली। रिमेनिंग ऑल मेंबर्स है नॉन आईटी ब्रांच स्टूडेंट्स, बट दे ऑल्सो एक्सेल्ड वेरी वेल। तो वहां से हम लोग जब वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टास्क स्टार्ट किए तो मुझे मोबाइल ऐप में भी इंटरेस्ट था, तो मैं मोबाइल ऐप में वो किया, स्टार्ट किया करना। एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग कोड रिव्यूज। So in one of the project meeting, every week would be a project meeting with the on-site people. As I mentioned, यूरोपियन नॉर्वेजियन कंट्री का कंपनी ने एक्वायर किया था ना, तो वहाँ पे जो on-site टीम मेंबर्स थे या काउंटर पार्ट्स बोल सकते हो, so they used to have weekly sync. They used to work on code review as well. तो उन्होंने ऐसे एक मीटिंग में बोला था कि इंडिया टीम में कोई कोड रिव्यू में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ देखता हूँ कोड में क्या है, आई वॉन्टेड टू लर्न। एंड मेन थिंग मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूँ जो भी करियर ढूंढ रहे हैं एपसेक में, द मोर यू वांट टू लर्न, आपका स्कोप उतना ज्यादा मिलेगा। अगर एक चीज में ही आप फिक्स होके बैठ जाओगे, ओनली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो आप दूसरा चीज सीख नहीं पाओगे। तो आपको हमेशा जानने के लिए रेडी रहना चाहिए कि नया चैलेंजिंग वर्क मिले तो उसमें जाके सीखना है। तो उसी तरह मैं घुस गया कोड रिव्यू में। तो पहला कंपनी में मैं 3 साल था। पहले था ट्रेनी, उसके बाद हुआ कि एसोसिएट सिक्योरिटी इंजीनियर, फिर सिक्योरिटी इंजीनियर 1, सिक्योरिटी इंजीनियर 2। हर साल में एक प्रमोशन होते रहते थे। तो जैसे जैसे प्रमोट होते गए वैसे वैसे जॉब बढ़ता गया, टास्क पहले सिर्फ वेब एप्लीकेशन, फिर मोबाइल एप्लीकेशन, फिर वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन कोड रिव्यू। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग आईओटी टेस्टिंग। उसके बाद जब ऑन साइट गया था वहां पे तो वाईफाई टेस्टिंग भी किया था। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट नेम वगैरह मेंशन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट वैसे ही आपका स्कोप बढ़ते रहता है। एग्जाम्पल दे के आप अगर समझाना चाहें कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी कितनी डिफरेंट है मोबाइल सिक्योर टेस्टिंग से या आईओटी डिवाइस टेस्टिंग से। हाँ, तो जब आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलोगे, अगेन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स आएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक बैंकिंग, फिनेंशियल एप्लीकेशन, देन कम्स योर ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो उस तरह से अलग डोमेन के वेब एप्लीकेशन भी आएंगे, सिमिलर एप्लीकेशन के मोबाइल वर्जन भी होते हैं। नाउ मेजर डिफरेंस बिटवीन ए वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन इज, वेब एप्लीकेशन में
मेजोरिटी ऑफ द लॉजिक्स एंड पूरा लॉजिक जो है वो बैकएंड में ही सर्वर साइड में रहता है। जो वेब एप्लीकेशन में हम फ्रंट एंड में सिर्फ हमारा यूआई है, राइट। तो हम लोग बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी टूल्स, बर्प सुइट, सबको पता है। मतलब जो भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी कर रहा है, एथिकल हैकर्स एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स भी वही सब टूल यूज करते हैं, कॉमन फॉर ऑल। तो हम प्रॉक्सी टूल यूज करके रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करते हैं, वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर लेते हैं, बिजनेस लॉजिक देखते हैं एंड ओएस टॉप 10 देखते हैं। लेकिन जब मोबाइल एप्लीकेशन आता है उसमें क्या होता है, जो ऐप रहता है ना मोबाइल साइड में, बहुत सारे लॉजिक कॉन्फ़िगरेशन ऐप में ही रहते हैं, लाइक बाइनरी में कंपाइल्ड रहता है। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को उठाएंगे तो क्लाइंट साइड में ही बहुत सारे लॉजिक भी रहेंगे, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, बहुत कुछ रहता है क्लाइंट साइड में। एंड सर्वर साइड कंपोनेंट जो रहता है वो प्रोसेसिंग के लिए रहता है। बट वेब एप्लीकेशन में क्या है, ब्राउजर में जो हम ओपन करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द व्यू ओनली वी आर सीइंग फ्रॉम क्लाइंट साइड। एक्चुअल लाइक बिजनेस लॉजिक एवरीथिंग हैपेंस ऑन द सर्वर साइड। तो ये तो थोड़ा बहुत ऐसे ऑपरेशनल डिफरेंसेस है। देन व्हेन यू कम टू लाइक वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट इज टोटली डिफरेंट डोमेन। क्योंकि और उसके बाद और भी जब आगे बढ़ोगे, जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू स्टार्ट डूइंग थ्रेट मॉडल रिव्यूज, डिजाइन रिव्यूज, आर्किटेक्चर रिव्यूज। अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम बोलते हैं, राइट। तो जब वहां जाओगे तो इट इज लिटिल बिट गोइंग शिफ्टिंग लेफ्ट, गोइंग बैकवर्ड। तो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डायनामिक टेस्टिंग में ऑलरेडी एप्लीकेशन इज लाइव, वी जस्ट इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन रन टाइम एंड डू टेस्टिंग। थोड़ा पीछे जाओ तो कोड रिव्यू, जहाँ पे हम लोग को रन टाइम या लाइव एप्लीकेशन नहीं है, कोड में हम रीड करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। उससे और थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो चलेगा डिजाइन रिव्यू में, व्हेन वी सी द आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, डिफरेंट थिंग्स यूज्ड, इंटीग्रेशंस, वहां पे जाके देखेंगे। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो फॉर फ्रेशर्स या बिगिनर्स के लिए तो यही सजेस्टेड है कि वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट करें, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन का डायनामिक टेस्टिंग करें। देन ग्रेजुअली एज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कोड, गो टू कोड रिव्यू, देन ग्रेजुअली गो टू डिजाइन रिव्यू, आर्किटेक्चर रिव्यू। देन आपने उसके बाद कौन सी कंपनी में स्विच किया, लाइक जब स्विच किया तो उस दौरान आपको कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए और कितना डिफरेंट था एज अ फ्रेशर इंटरव्यू और एज अ एक्सपीरियंस का इंटरव्यू? हाँ, तो फ्रेशर का ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक फ्रेशर के लिए जब पहले मेरे टाइम में, लाइक बैक इन 2012 और 13, उस टाइम पे फ्रेशर को एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इंटरव्यूअर्स विल फर्स्ट टेक लाइक written test, then aptitude round, group discussion to see if the person is able to explain or not, and then पीआई राउंड में प्रोग्रामिंग पूछते थे खाली। बट अभी का वो टोटली डिफरेंट हो गया इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ क्या होता है, इंटरव्यू में अगर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेसिफिक रोल है, तो पीपल स्टार्ट लुकिंग इनटू योर माइंडसेट, आपका सिक्योरिटी माइंडसेट है या नहीं। इवन व्हेन आई टेक इंटरव्यूज आई सी इफ द कैंडिडेट इज एबल टू थिंक लाइक ए हैकर और नॉट। तो वहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीबडी कैन लर्न either coding or pen testing or whatever it is, we can train them. But if mindset is not there, it will be difficult to train them. तो हम लोग माइंडसेट टेस्ट करते हैं ना। अगर आप मेरा पूछोगे तो पहला, जैसे मैंने बोला फ्रेशर में, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या पूछा गया था जीडी में और होल। लेकिन जब मैंने पहला स्विच मारा था, आई ज्वाइंड ए कंपनी कॉल्ड सिजिटल, विच इज इन बैंगलोर। इट वॉज ए कंसल्टिंग कंपनी। तो वहां पे क्या था, वो पहला कंपनी भी सर्विस बेस्ड था, दूसरा कंपनी वॉज कंसल्टिंग काइंड ऑफ सर्विस बेस्ड ओनली, विच वाज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज टू द क्लाइंट और कस्टमर्स। तो उस पे मुझे यही पूछा गया था स्पेसिफिक टू कोड रिव्यू। तो मुझे कोड रिव्यू कैसे करना है, क्या मेथोडोलॉजी में यूज करता हूँ। वेब एप्लीकेशन का सिनारियो बोला गया कि एक सपोज आपके पास एक वेब एप्लीकेशन दिया गया जिसमें लॉगिन पेज है, तो आप कैसे उसको बाईपास करोगे, क्या क्या टेस्ट केस करने की कोशिश करोगे उसको ब्रीच करने के लिए। तो एक्सपीरियंस पर्सन को ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसे फ्रेशर है आप, तो आपको अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं आपको एक देखूंगा कि आप कैसे सोचते हो। आपको मैं डायरेक्टली अगर पूछने लगूंगा टेक्निकल थिंग्स, यू मे नॉट नो, बट फ्यू पीपल कैन नो ऑल्सो, बिकॉज नाउ डेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन एज वेल। मेरे टाइम में ब्रांच, कोर ब्रांच ही होते थे, कंप्यूटर साइंस मतलब एक ही ब्रांच।
But right now there are like inside computer science, if you see right now, Comet K counseling is happening in Bangalore. When I looked at the different course structure, like 7 8 different specializations are there in one single computer science branch, like AIML, cyber security, data science, and so many different specialization. तो वहां पे क्या होता है, जैसे अब मैंने बोला माइंडसेट टेस्ट, सो मैं आपको एक सिनारियो दूंगा फॉर एग्जांपल कि देयर इज ए सर्वर रूम where so many confidential data is stored. Think like a hacker or bad actor. How will you enter into that specific server room and steal the data, whatever it is, either hard drive or whatever confidential thing is there? So what I expect from you is few students or participants when I did the interview. So they gave lot of interesting ideas. Few told like they will first throw some fire inside that building. So fire alarm will go on. Then they will disguise like a fire extinguisher person, like in movies how we see. They enter and take the data. Few people told they will bribe the security guard. Few people told that they will first hack into the network surveillance system, CCTV camera and all. They will close everything or disable everything, and then they will enter. Few people told they will break the glass and enter. So such kind of things, if you see there, they have like thinking like hacker mindset, then you can train them easily. This is how any company or any interviewer should see, look into the person's abilities, not just looking into the rank score or like theoretical aspect. Because in ethical hacking, hackers are continuously doing bad things. To stop them, we should also know what they are doing and what they are thinking. Then only we can protect the data and users. देन आपने जो कंपनी ज्वाइन करी वहाँ पे क्या क्या काम किया, ऐसा किस रोल पे आप ज्वाइन हुए, और कितना डिफरेंट था जो लाइक कंसल्टिंग कंपनी में काम करना ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी से स्विच करके? हाँ, तो अभी तो मैं एक और इंटरेस्टिंग एंड बहुत नाइस क्वेश्चन पूछा आपने, कुछ लाइक we have to spread this awareness among the freshers now, because there are a lot of people who want to join cyber security, but it is very confusing because there are so many different branches, right? So I'll go step by लाइक step the कंपनी different. टू कंपनी भी डिफरेंट करता है, लाइक अगर आप कंसल्टिंग में Correct, तो आपका सिक्योरिटी का पोजीशन है बट रोल अलग है, आप सर्विस में आप correct, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो वहाँ पे अलग काम करना है, तो थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर पाएँ. करेक्ट. तो सर्विस बेस्ड कंपनी का मेजर थिंग है कि वो लोग जस्ट रिजल्ट पे ओरिएंटेड रहते हैं. Like a new customer comes, they give the application, whatever scope it is web application, mobile application, code review. तो सर्विस बेस्ड में जब हम लोग वर्क करते हैं एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, तो हमारा मेन स्कोप रहता है कि जितना हो सके ज्यादा फाइंडिंग्स दिखाओ. जितना ज्यादा बग्स ढूंढ के दोगे, जितना ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज ढूंढ के दोगे, उतना नाम होगा. मीन्स उसी के वो पैसे मैनेजर ही या ले रहे हैं. हाँ, करेक्ट. तो उसमें क्या होता है, अच्छा और बुरा दोनों है. उसमें ज्यादा ढूंढने के लिए अगर बंदा सही से वर्क कर रहा है एंड टीम इज रियली हार्ड वर्किंग, तो दे विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पैक्टफुल वल्नरेबिलिटी. बट अदर वे अराउंड भी हो सकता है. जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशराइजेशन इन सर्विस बेस्ड कंपनी, दे स्टार्ट रिपोर्टिंग लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑल्सो. लाइक जो रियली इम्पैक्टफुल बग नहीं है उसको भी रिपोर्ट कर देंगे. तो सर्विस बेस्ड का रिपोर्ट देखोगे तो नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज विल बी हाई, बट इम्पैक्ट में बी लेस. दिस इज द ऑपरेशनल डिफरेंस. कमिंग टू कंसल्टिंग और सर्विस बेस्ड में क्या होता है, प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद काम खत्म. मतलब वो एंश्योर जो कस्टमर या क्लाइंट है वो सही से उसको फिक्स कर रहा है कि नहीं, वो सर्विस बेस्ड कंपनी को ऊपर अकाउंटेबल नहीं है. इट इज नाउ अकाउंटेबिलिटी बॉल इज पास टू द क्लाइंट्स और कस्टमर्स कोर्ट. व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट या कस्टमर बाहर का नहीं है, प्रोडक्ट उसी कंपनी का है. सपोज आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो, नाउ आई एम वर्किंग एट सेल्सफोर्स. तो यहाँ पे बोथ आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इंजीनियर्स है, तो हम लोगों को अपने ही कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसको सिक्योर करना है ना. तो वी कांट लूज समथिंग और लीव समथिंग. तो हम लोग को जो भी आइडेंटिफाई करेंगे, लो हैंगिंग को हम, जो इम्पेक्टफुल नहीं है वो हम स्किप भी करेंगे तो चलेगा, बट वी हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस इनटू इम्पैक्टफुल बग and which will be resulting in serious threats in future. And also we will be closely working with the product teams or engineering teams to get it closure. तो हम लोग ऐसे ही कुछ, ऐसा नहीं है यहाँ पे बॉल इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. एवरीवन इन द सेम कंपनी ओनली. तो वी वर्क क्लोजली टू
एंड द वल्नरेबिलिटीज और व्हाट एवर बग से वो सब फिक्स कराएंगे। बट सर्विस बेस्ड में क्या होता है, इवन दो अगर क्लाइंट क्लाइंट या कस्टमर बोलेगा कि हम लोग ये फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग जैसे एक रिटन लेटर ले लेंगे कि आप लोग बोल दो कि यू एक्सेप्ट द रिस्क एंड देन लीव अस। हमने तो ढूंढ के दे दिया, आपने फिक्स किया कि नहीं वो आपके ऊपर है। वो सर्विस बेस्ड का मॉडल है। एंड वी ऑल्सो हैव टू एग्री, दे कैन नॉट कीप ऑन चेजिंग द कस्टमर्स। मनी भी आ गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब क्या उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बट हमारे यहाँ हम लोग इंटरनल है प्रोडक्ट बेस में, तो हम लोगों को सब कुछ इंश्योर करना है कि ये है ऑपरेशनल डिफरेंस। नाउ आप अगर बोलोगे कि वर्क वाइज क्या डिफरेंस है, वर्क वाइज भी सर्विस बेस्ड में आपको स्कोप ज्यादा है सीखने का, क्योंकि हर बार क्लाइंट चेंज हो जाएगा, कस्टमर चेंज हो जाएगा। तो यू विल गेट डिफरेंट डोमेन एप्लीकेशन, डिफरेंट visibility, different scope to work. Like your path will be broader, depth will be, breadth will be more. बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हो तो ओनली माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी ही टेस्ट करोगे ना। माइक्रोसॉफ्ट से आप जाके दूसरा एप्लीकेशन टेस्ट नहीं करोगे, आप माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल प्रोडक्ट्स ही टेस्ट करोगे। अभी मैं सेल्स फोर्स में हूँ तो मैं सेल्स फोर्स का ही प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेप्थ ज्यादा होगा। वी विल बी एबल टू लुक इन टू इंफ्रा, कोड, थ्रेट मॉडल, एवरीथिंग। सर्विस बेस्ड में स्कोप कम होता है, डेप्थ कम होता है। मतलब उनको अगर सिर्फ वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग मिलेगा या सिर्फ कोड रिव्यू मिलेगा, डिजाइन कंपोनेंट आर्किटेक्चर यूजुअली, या कभी कभी तो कोड भी नहीं देते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी को, उसमें सिर्फ डायनामिक टेस्टिंग दे देंगे, बोलेंगे सिर्फ ढूंढो एज ए एक्सटर्नल हैकर, जो करना है करो, इंटरनल चीज हम नहीं देंगे बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थिंग एंड सीक्रेट। बट यहाँ हम लोग इंटरनल है प्रोडक्ट बेस्ड में, तो वी गेट मोर डेप्थ। हम लोग चाहे तो कोड तक जा सकते हैं, अंदर तक डिजाइन आर्किटेक्चर सब कुछ रिव्यू कर सकते हैं। तो ज्यादा डेप्थ चाहिए तो प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, कैटेगरी ऑफ वर्क, डिफरेंट डोमेन में वर्क करना है तो सर्विस बेस्ड एंड कंसल्टिंग इज बेटर। ओके। सो देन आपने फिर आगे कौन कौन सी कंपनीज में काम किया और क्या क्या काम किया, उसके बारे में कुछ तो बताओ। मेरा जो सेकंड कंपनी था बैंगलोर में ही था, डिजिटल, which was then later acquired by Synopsys, which is also a like bigger company in semiconductor. They are also product based company, but they acquired the Cigital, which was a consulting security firm. तो वहां पे हम लोग का रोल ये था कि स्कोप वैसे ही बहुत ज्यादा था, बिकॉज इट वाज कंसल्टिंग फर्म। आई यूज टू गेट डिप्लॉयड इनटू डिफरेंट कस्टमर लोकेशन और क्लाइंट लोकेशन। देयर आई यूज टू गो, आई यूज टू टेस्ट देयर एप्लीकेशन, code review, everything I did, and I came back, deployed into another company like that. So those first two companies where I learned lot of different type of domains, different kind of applications and companies. उसके बाद आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट। तो तभी मैं बैंगलोर से शिफ्ट होके हैदराबाद आ गया बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट। एंड उस टाइम में क्या था, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में बहुत ही कम सिक्योरिटी टीम्स थे। मतलब जो आईडीसी बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट में, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, उसमें सिर्फ एक या दो ही सिक्योरिटी टीम था। उसमें से ही एक टीम में मैं ज्वाइन हुआ था। एंड देन आई इट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड द जो पैराडाइम शिफ्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले कि सर्विस बेस्ड में ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, बट जो प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, एक्चुअल सिक्योरिटी ओरिएंटेड होता है। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में आया। एंड माइक्रोसॉफ्ट एज यू नो सारे लोगों के ड्रीम कंपनी होते हैं। तो मैं भी जब इंजीनियरिंग कर रहा था, बट माइक्रोसॉफ्ट गोज ओनली टू टॉप टियर कॉलेजेस फॉर हायरिंग, कैंपस ड्राइव। तो उस समय तो ड्रीम था मेरा कि कभी तो कभी माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करूंगा कि नहीं, स्कोप मिलेगा भी कि नहीं। जो जब मुझे मिला देन इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग। एंड जो इंटरेस्टिंग था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू भी, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था डिजिटल में, मुझे अचानक से एक दिन कॉल आया एचआर का कि आर यू लुकिंग फॉर ए चेंज। मैंने कहा नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए चेंज। तो एचआर बोला सुन तो लो पहले कौन सा कंपनी है। मैंने कहा अच्छा कौन सा कंपनी। तो बोलता है माइक्रोसॉफ्ट है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड। देखो एक सेकंड में मेरा नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड में आ गया। क्या हुआ, इंटरव्यू प्रोसेस में आई गॉट रिजेक्टेड। 3 राउंड इंटरव्यू मैंने बैंगलोर में ही अटेंड किए, रिजेक्ट हो गया बिकॉज देयर वॉज नो सिक्योरिटी टीम इन इंडिया एज आई टोल्ड यू ना। तो द पीपल हु इंटरव्यूड मी दे वर नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी टीम। तो उन्होंने आके एक टेम्पलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछ के, और उनको मैं जो आंसर दे रहा हूँ उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या, नहीं पता नहीं सिंक नहीं हुआ इंटरव्यूअर और मेरा रिजेक्ट। जितने उनको भी लोगों ने वहां से वही आंसर चाहिए होते हैं जो कि वो जो सोच लिखा के होगा, हाँ। करेक्ट। तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड।
सात आठ लोगों ने इंटरव्यू दिया था सिक्योरिटी का वहां पे, मतलब कॉमन इंटरव्यू हो रहे थे। एसआरई का भी हो रहा था, डेवऑप्स का, और सिक्योरिटी का भी दो पोजीशन, तीन पोजीशन थे। 10 लोग या 12 लोग आए थे सिक्योरिटी के, सब रिजेक्ट। मैं भी रिजेक्ट उसमें, तो मुझे बहुत दुख हुआ। वीकेंड में गया था, सर दर्द हो गया। मैं आके लंबा सा एक मेल लिखा एचआर को कि भाई, पहले तो इंटरव्यूअर एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब गया, बट अपॉर्चुनिटी दी है, आई एम वेरी हैप्पी। बट एटलीस्ट कोई तो सिक्योरिटी का जो रोल ले रहे हो तो सिक्योरिटी इंजीनियर को लेना चाहिए ना इंटरव्यू। आप मतलब दूसरा टीम के लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। देन आई स्लेप्ट। रात को ही मुझे मेल का रिप्लाई आ गया यूएस से। तो एक्चुअली बात ये हुआ था कि मैं नलकॉन, आपको पता होगा ना, जो गोवा में होता है नलकॉन ईयरली कॉन्फ्रेंस, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो मैंने सिजिटल में रहते ही वहां जाके एक प्रेजेंटेशन दिया था आरएफआईडी का, हैकिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूज केसेस में। तो उसमें से मुझे थोड़ा सा विजिबिलिटी मिला था ना, तो वहीं से मुझे फिर क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट यूएस के जो थे टीम मेंबर्स, उन्होंने फिर डायरेक्टली एचआर का रिव्यू उनको गया। मेरा मेल भी चला गया उनके पास, बिकॉज मैंने रिप्लाई टू ऑल किया था। तो उन्होंने फिर क्या किया, डायरेक्ट इंटरव्यू मेरा अरेंज कराया विथ यूएस टीम। मेरा फिर से 4 राउंड इंटरव्यू हुआ स्काइप के थ्रू। बट डेट टाइम 2017 में क्या था, इंडिया में उतना सिक्योरिटी टीम नहीं थे, एंड ग्लोबली यूएस से इंडिया में हायर करना, देयर वाज सम प्रोसेस चेंज। तो व्हाट दे डिड वाज, दे टुक माय इंटरव्यू, ऑल टेक्निकल इंटरव्यू, लाइक लाइव कॉल में ही दे गेव मी कोड, दे गेव मी एप्लीकेशन, टोल्ड हैक इनटू दिस, find out the vulnerabilities in the code. They also asked me different kind of scenarios. So I cleared all those 4-5 rounds. तो क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड बिग कंपनीज में एक्चुअली 9-10 राउंड होते हैं। दैट इज नॉर्म। गूगल ले लो, सेल्सफोर्स ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इट विल बी लाइक मिनिमम 5-6 राउंड्स विल बी देयर। Amazon ले लो। So after completing all the round, they extended the offer and then I moved from बैंगलोर टू हैदराबाद। तो वो जो हैदराबाद में आया था, मैं अभी भी हैदराबाद में ही हूँ। तो क्या हुआ, वो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था। तो जो मैं अभी, आप पहले डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, पैराडाइम शिफ्ट बिटवीन सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो मुझे वहाँ पे सीखने को मिला। एंड बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ इंटरनल डेवलपर्स के साथ। आई लर्न द मोर टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर रिव्यू, डिज़ाइन रिव्यू, एवरीथिंग मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट किया था। तो मेरा रोल थोड़ा और बड़ा हो गया। तो बिफोर माइक्रोसॉफ्ट आई वॉज ओनली वर्किंग लाइक एन सिक्योरिटी इंजीनियर ओनली, आई मीन सिक्योरिटी एनालिस्ट। बट यहाँ ज्वाइन करने के बाद आई बिकेम सिक्योरिटी इंजीनियर। तो मैं कोड रिव्यू के साथ साथ अब डिज़ाइन रिव्यू भी करने लगा, थ्रेट मॉडलिंग भी करने लगा। जो मैं वेरियस स्टेप्स आपको बताया था शिफ्टिंग लेफ्ट, तो वो करने लग गया। उसके बाद मैंने, तो अभी मैं आपको करंट रोल का बताता हूँ। तो अभी मैं एंटरप्राइज सिक्योरिटी, सीनियर एंटरप्राइज सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। यहाँ पे हम लोग और भी, जो स्कोप है हमारा वर्क का, और बड़ा हो गया। नॉट ओनली प्रोडक्ट सिक्योरिटी, नाउ ऑल्सो वी आर लुकिंग इनटू थर्ड पार्टी सिक्योरिटी, वेंडर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक और चीज है, जो भी कंपनीज होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अलग अलग इंजीनियरिंग अपने वर्क के लिए डिफरेंट वेंडर से टूल्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, या तो कुछ कंपोनेंट्स परचेज करते हैं, कुछ और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सपोर्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स। उसके वजह से भी बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। तो आप अगर हिस्टोरिकली देखोगे, बहुत सारे सप्लाई चेन अटैक्स होते हैं, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स की वजह से भी वल्नरेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अब मेरा स्कोप वो भी आ गया कि मैं अब अपने प्रोडक्ट को टेस्ट और सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ही रहा हूँ, साथ में थर्ड पार्टी वेंडर्स का जो प्रोडक्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कंपोनेंट्स होता है, उसका भी रिव्यू हम लोग करते हैं एज पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज सिक्योरिटी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये डेप्थ ज्यादा मिलता है। व्हाट आई वाज earlier I was just telling you, now I gave you more examples of that. तो ऐसे हम लोग इंश्योर करते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट एंड कस्टमर डेटा एवरीथिंग इज सिक्योर। एक एग्जांपल दे के आप बता पाएँ कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसी होती है, कि आप किस स्टेजेस में एप्लीकेशन सिक्योरिटी परफॉर्म करते हैं। तो जैसे आप बोलो एप्लीकेशन, कोई भी एक एग्जाम्पल सिनेरियो बोलते हैं, टारगेट एप्लीकेशन ले लो, विच इज सपोज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो ओएस टॉप 10 तो हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं ना, बेस्ड ऑन द करंट लाइव मोर एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटीज। तो फॉर एग्जांपल टॉप 10 में हमेशा इंजेक्शन रहता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बाईपास है। तो व्हाट वी विल सी इज लाइक द एप्लीकेशन में वी विल सी द ऑथेंटिकेशन रिलेटेड पार्ट, बिकॉज if in any application, if authentication mechanism is compromised, hackers will be easily able to take over accounts of the users of that application.
तो पहले तो हम लोग ऑथेंटिकेशन देखेंगे। ऑथेंटिकेशन जब सिक्योर्ड हो जाएगा देन ऑथराइजेशन चेक करेंगे। बिकॉज सपोज कोई एप्लीकेशन है जिसमें ओपन टू रजिस्ट्रेशन, एनीवन कैन रजिस्टर, सपोज ए सोशल मीडिया अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, जब रजिस्टर करोगे एज ए नॉर्मल यूजर तो यू आर जस्ट ए यूजर ऑफ दैट एप्लीकेशन, but the same application may have admin portal behind which is not exposed to the common user or end user। तब हम लोग वो सिनेरियो टेस्ट करेंगे एप्लीकेशन में कि बीइंग ए नॉर्मल यूजर can we perform something which is not allowed to my role, but some admins can only perform that. So we'll try to find out endpoints or workflows or business logic which is more privileged by internal admin users or higher authority privilege users। तो उसको बोलते हैं privilege escalation। So these are different category of vulnerabilities। उसके बाद बहुत सारे vulnerabilities जैसे endless vulnerabilities है, तो वैसे हम सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे एक छोटा सेशन में। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। Now I have more than 1 decade of experience. Recently, what I started is I started a non-profit initiative. How you are doing a very good job of creating these videos to spread awareness among people through YouTube, right? Similarly, what I am doing, I am going to colleges, engineering colleges. I am conducting security boot camps free of cost. So whoever is like final year students or engineering background students who want to explore the security, cyber security or information security domain or as a career path, I am going and teaching them what is application security, what are the different paths they can choose, what are the next steps they can follow, how they can shape their career. So all these things with live demo and example, 3-4 hours session, I am going to colleges and conducting the boot camps. I am also conducting cybersecurity session to end users. Like suppose, for example, our parents are one step, one generation above us. So they are also using all the technologies like mobile hai, mobile mein Google Pay, Phone Pay, all kind of apps are there. So they are using those, but they may not be aware of all the security complexities and vulnerabilities. So I am also conducting cybersecurity awareness session to people who are not working in any tech companies, who are normal end users, but they also are victim of cyber crimes. So I am taking cybercrime sessions also. So I went to Delhi cybercrime police department. I took a session. I conducted a session there. So these all the things I am doing to give back to community free of cost. So like how you are giving back to community through YouTube videos, I am also trying to give that in person. So we all have to do that, give back to community, because like if we share knowledge, then our knowledge also increases, right? तो ये तो एक चीज मैं कर रहा हूँ टू स्प्रेड अवेयरनेस। अभी वापस आते हैं हम लोग टेस्टिंग पे। तो एप्लीकेशन में वैसे हम लोग अलग अलग सिनेरियोज देख लिए। उसके बाद हम लोग जैसे कि कोड में चेक करेंगे, बिकॉज डायनामिकली व्हेन वी आर टेस्टिंग we may not see many of the integration or code workflows. So we cannot cover all the vulnerabilities only through dynamic testing. That is why people will use this shift left terminologies or shift left security, something keywords are there, but which looks sounds like jargons to common people। अब common people या student को जाके shift left बोलोगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि नॉट ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन इज रेडी, हम लोग को सिक्योरिटी माइंडसेट इवन बिफोर द एप्लीकेशन स्टार्टेड डिजाइन वहां से स्टार्ट करना है। तो पीछे जाना है, डिजाइन फेज से हम बैठेंगे आर्किटेक्ट, डेवलपमेंट आर्किटेक्ट के साथ, और बैठ के हम लोग थिंक करेंगे कि क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं। उसी को थ्रेट मॉडलिंग बोलते हैं, डिजाइन रिव्यू बोलते हैं। तो इवन बिफोर वी स्टार्ट डिजाइनिंग द एप्लीकेशन और प्रोडक्ट, वी थिंक एंड टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में आ सकते हैं, थ्रेट या अटैक वेक्टर्स, वो सोच के पहले से ही प्रिवेंटिव करके सिक्योर कोडिंग गाइडलाइन, सिक्योर डिजाइन प्रैक्टिसेस फॉलो कर करके डेवलप करते जाएंगे। उसके बाद भी वल्नरेबिलिटीज आएंगे क्योंकि इट इज डायनामिक ना, एंड ever evolving technologies and all. So hackers are also continuously working to break into systems. Similarly, we also have to continuously work on protecting the systems. तो ऐसे हम लोग टेस्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सो आपने इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, तो कोई भी कंपनी को छोड़ने का क्या रीज़न होना चाहिए कि ये इस कंपनी को छोड़ते हैं अब दूसरी कंपनी में जाते हैं? हाँ तो वो तो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये पर्सनल चॉइस भी होते हैं। तो इफ यू सी फ्यू पीपल स्टिक विथ वन कंपनी फॉर मोर देन 20 years, 15 years लाइक दैट, तो उनको अपने कंपनी से बहुत डेडिकेशन होता है एंड प्यार होता है, राइट?
बट मेरे पर्सनल एस्पेक्ट में आप पूछोगे तो ऑल द कंपनीज आर गुड एंड ग्रेट. Okay, whatever companies till now I worked for, all the company helped me learn something new. तो मैं क्यों स्विच करता हूँ? जब मुझे एक कंपनी में वर्क करके सारे चीजें मैं कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ, सब कुछ लर्न करता हूँ, गिव बैक टू दैट कंपनी, देन आई वांट टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा न्यू. फॉर एग्जांपल, इन माय फर्स्ट कंपनी आई ओनली डिड वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड कोड रिव्यू, ओनली थ्री थिंग्स, एंड ऑन स्पेसिफाइड डोमेन्स, फिनेंशियल डोमेन ओनली. नेक्स्ट कंपनी में मैं जाके कंसल्टिंग रोल में गया तो मेरा और स्कोप बढ़ गया, डेप्थ ब्रेड्थ बढ़ गया, राइट. डिफरेंट क्लाइंट लोकेशन में जा रहा था, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिला, करियर ग्रोथ भी हुआ. माइक्रोसॉफ्ट में आया तो टोटली मुझे प्रोडक्ट बेस्ड का एक्सपीरियंस मिला, एक्सपोजर मिला. तो वैसे ही मैं जब सीख के कंट्रीब्यूट करके जो मुझे लगता है कि मुझे और भी अपना एस्पिरेशन के हिसाब से और ज्यादा सीखना है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, ज्यादा इम्पेक्टफुल वर्क करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ, तब मैं एक दूसरा कंपनी में ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ नया सीखने को मिले. और वहां जाके मैं वहां पे बहुत कुछ दिन रह के, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स, जब तक मैं देखता हूँ कि और सीखने का स्कोप है वहां पे, उतना सीख के उसके बाद मैं दूसरा जगह स्विच करता हूँ. ओके, दैट्स ग्रेट. सो मतलब आप जब स्विच करते हैं तो कंपनी में क्या देखते हैं कि कोई भी कंपनी को, लाइक किसी के पास 4-5 कंपनी के ऑफ़र है, तो कंपनी में क्या देखे कि इस कंपनी में मुझे जाना चाहिए? एक बार ये आप बता तो पाएँ. हाँ, एक और चीज, अगेन पर्सनल चॉइसेस रहता है ना. कुछ लोग आप देखोगे लिंक्डइन में या सोशल मीडिया में डालते हैं कि आई गॉट ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, amazon, बट आई सिलेक्टेड गूगल, समथिंग लाइक दैट. तो आई डोंट गो बाय दैट लाइक सबकी तो माइंडसेट. ये ड्रीम कंपनी नहीं हाँ, मिलती है, बट हाँ, इन हाँ. जनरल कि अगर किसी के नहीं, नहीं, पास मैं वही बोल ऑप्शंस. रहा हूँ. तो ये पर्सनल चॉइसेस होते हैं. जैसे मैं जब सोचता हूँ मुझे चेंज करना है, तो मैं चेंज करता हूँ. मैं कभी भी अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लेता. तो कुछ लोग क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ऑफर लेते हैं बाहर, लेकिन फिर उसी कंपनी में स्टे बैक कर जाते हैं ज्यादा सैलरी लेके. अगेन इट इज पर्सनल चॉइस, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन और एनीथिंग. सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस. मैं अपना बताता हूँ. मैं जब एक कंपनी में वर्क करके वहां पे सब कंट्रीब्यूट करके मैं जब सोचता हूँ कि नहीं मुझे कुछ और करना है या कुछ, ये थॉट जब मेरे माइंड में आ जाता है, मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ, तो मैं स्विच कर ही लेता हूँ. मैं वहां पे फिर किसी भी हालत में रुकता नहीं हूँ. ज्यादा पैसा भी दे दें, ज्यादा कॉम्पिटिशन, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा. क्योंकि मुझे अपना करियर ग्रो करना है. नॉट सैलरी इज नॉट माई करियर ग्रोथ. लर्निंग न्यू थिंग्स इज माई करियर ग्रोथ. पहला प्रियोरिटी है मेरा. दूसरा है, मुझे एक बार ऑफर मिल गया ना एक कंपनी में, तो मैं उसी में ज्वाइन करता हूँ. आई स्टे लॉयल विद द ऑफर, आई डोंट गो एंड गेट मल्टीपल ऑफर्स. तो मैंने अब तक जितने भी स्विच किया है ना, सिंगल ऑफर में ही मैंने स्विच किया है. हाँ, एक जगह पे मैंने 2 ऑफर लिया था, क्योंकि जो पहला ऑफर मिला था, मैं ऑफर मिलने के बाद आई रिजाइंड, आई वाज सर्विंग नोटिस. देन दैट कंपनी रिवोक्ड माय ऑफर बिकॉज लॉकडाउन आ गया. तो दे हैड got huge impact on because of the lockdown, and they have cut all the rolled out offers. तो मेरा ऑफर ही हाथ से चला गया. देन आई गॉट अनदर ऑफर एंड ज्वाइन. तो वो एक ही बार मेरे साथ हुआ था, व्हेन आई हैड ट्राइड फॉर अनदर ऑफर. बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं एक ऑफर ले लेता हूँ तो उसी में ज्वाइन करता हूँ. नाउ योर क्वेश्चन, कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ आई सिलेक्ट द कंपनी. तो मैं पहले देखता हूँ जैसे मुझे क्या सीखना है नेक्स्ट. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लास्ट कंपनी वाज ए स्टार्टअप. तो वहां पे मुझे स्टार्टअप में भी बहुत एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज स्टार्टअप का हमने छोड़ दिया था पहले डिस्कशन में कि डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड खाली बात किए थे हमने. अब startup will be a product based or it can be a service based also. But thing is like in startup, when any company is building, in general क्या होता है, startup thinks like only delivering the outcome product. So they only start building because it is a scratch product ना. So they build so fast to meet the requirement of a client or prospect customers. And most of the time क्या होता है, सिक्योरिटी को माइंडसेट में नहीं रखते हैं. तो स्टार्टअप में अगर आप जाओ तो नेम एनी वल्नरेबिलिटी, विल गेट दैट वल्नरेबिलिटी इन दोज प्रोडक्ट्स. तो वो होता है स्टार्टअप का फायदा, कि आपको अगर बहुत सारे चीजें वल्नरेबल थिंग करना है, वल्नरेबिलिटीज ढूंढना है, एक्सप्लॉइट करना है, देन स्टार्टअप इज द बेस्ट प्लेस टू गो. एंड वहां जाने के बाद क्या होता है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है. अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो अगेन मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, बट प्रोडक्ट बेस्ड में वर्क लाइफ बैलेंस बेटर रहता है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड एंड स्टार्टअप. बिकॉज वहां पे प्रेशर अलग लेवल के रहेंगे. कस्टमर ऊपर से करते रहेगा एंड क्लाइंट मैनेजर जो रहेगा, ही विल पुट प्रेशर.
बट प्रोडक्ट बेस्ड में क्या है, वी आर ऑल इंटरनल ना, तो हम लोग के पास टाइम रहता है रिसर्च करने का, गिविंग बैक टू कम्युनिटी, एंड ऑल्सो डूइंग मोर रिसर्च टू फाइंड मोर इम्पेक्टफुल बग्स। एंड यहाँ पे क्या होता है, आज हमने एक एंगेजमेंट कंप्लीट किया, 1 ईयर बाद भी अगर हम लोग को लगा फिर से हम उसमें कुछ डिक करते हैं, वी हैव दैट ऑप्शन। बट सर्विस एंड स्टार्टअप में क्या होता है, वो एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर नया एंगेजमेंट आया तभी करेंगे, नहीं एक तो बार नहीं डिलीवर करेंगे। हो बट गया यहाँ तो हम लोग, फिर क्लोज हो हाँ गया वो डील। खत्म। हाँ बट प्रोडक्ट बेस्ड में हम लोग क्योंकि इंटरनल ही है, फिर से हम लोग को अचानक से कुछ नया वल्नरेबिलिटी आया मार्केट में, 0 डेज आया कुछ, तो हम लोग के पास वो अथॉरिटी रहता है कि फिर से जाके ऑलरेडी जो हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं उसमें जाके फिर ढूंढेंगे तो और अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी फोकस असेसमेंट होता है, नॉट रिजल्ट फोकस। तो ये तो मैंने बता दिया कि मैं स्विच क्यों करता हूँ और कैसे डिसाइड करता हूँ। मेन पॉइंट है कि मैं एक ऑफर लेके दूसरा ऑफर नहीं ढूंढता, जहाँ मुझे एक कंपनी जो मेरा रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है, जहाँ मुझे नया कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा इम्पेक्टफुल वर्क मिलेगा, देन आई स्टिक विद दैट। ओके ओके। सो आपने बताया जैसे कि आपने टॉक्स दिए हैं, आपने कौन कौन सी टॉक्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं, और जैसे लाइक RFID में आपने टॉक्स दिए तो उसमें आपने क्या बताया, नलकॉन का एक्सपीरियंस है आप शेयर कर दीजिए, और डिफरेंट हाँ डिफरेंट टॉक्स के इंडिया में कौन कौन सी डिफरेंट टॉक्स और होती है नलकॉन के अलावा। तो इंडिया में तो जैसे पहले टाइम में सिर्फ बड़ा कॉन्फ्रेंस दो ही थे, नलकॉन एंड कुकॉन। कुकॉन केरला में होता है एंड नलकॉन गोवा में होता है। अभी के टाइम में तो बहुत सारे सिक्योरिटी मीटअप्स हो रहे हैं, लाइक इफ यू कंसीडर बैंगलोर, एवरी मंथ देर आर 6-7 डिफरेंट मीटअप्स हैपनिंग। एंड हैदराबाद में भी वैसे भी 2-3 होते हैं, नल मीट होता है मंथली मीटअप, देन द हैकर्स मीटअप दिल्ली में भी हो रहा है, अभी रिसेंटली हुआ था 26 को। तो ऐसे बहुत सारे मीटअप्स हैं। पर्सनली मैं नलकॉन से स्टार्ट किया था गोवा में, RFID का जो मैं आपने बताया। सो व्हाट आई डिड वाज लाइक along with one of my mentors there in Cigital, so we had Proxmark 2, एक पूरा किट होता है, टूल किट होता है। इट हैज लाइक एंटीना, RFID क्लोनर, एंटीना, रिसीवर, एवरीथिंग comes with the tool, आई मीन टूल किट, इट इज हार्डवेयर। तो उसमें क्या होता है, RFID जैसे हमारा एक्सेस कार्ड होता है, बैजेस होते हैं, रूम होटल रूम के कीज होते हैं ना, कार्ड, RFID कार्ड, फास्ट टैग्स। तो देर आर मेनी RFID यूज केसेस। केटल के देखोगे आप, कान में लगा हुआ रहता है RFID टैग्स, व्हीकल में RFID टैग्स रहता है फॉर फास्ट टैग टोलिंग सिस्टम। होटल के रूम, ऑफिसेज में एंट्री के एक्सेस कार्ड, बैजेस। देन प्रीवियस टाइम व्हाट हैपेंड वाज मैग्नेटिक टाइप कार्ड रहता था ATM और क्रेडिट कार्ड में। तो दोज वेर इनसिक्योर बिकॉज उसमें इनबिल्ट एन्क्रिप्शन नहीं होते थे। तो वो यूजिंग दोज प्रोक्समार्क टूल वी कैन क्लोन द कार्ड्स। तो मेरा वो यूज केस या केस स्टडी वहीं पे था कि कैसे कैसे हम लोग वो टूल किट यूज करके डिफरेंट RFID कार्ड्स को या बैजेस को क्लोन कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेट्रो का RFID टोकन है, हम अगर ऐसे आप जा रहे हो, आपके पॉकेट में मेट्रो का टोकन है, जस्ट यूज केस बता रहा हूँ, यूजिंग दैट proxmark toolkit and antenna, I can just pass through you and I can clone your card। और फिर उसका मैं राइट कर लूंगा, एक ब्लैंक कार्ड भी मिलता है, उसमें राइट करके आई विल क्लोन योर मेट्रो एक्सेस जो भी टिकट का कार्ड रहेगा, वो यूज करके देन आई विल बी ट्रेवलिंग एंड योर मनी विल गेट डिडक्टेड। और सपोज उसमें क्या होता है, मंथली पास रहता है, तो उसके लिए रिचार्जेबल अमाउंट नहीं रहता, मंथली पास रहता, तो मैं भी ट्रेवल करूंगा, कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि वो आप ट्रेवल कर रहे हो या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज ए वैलिड टोकन ना। तो वो यूज करके ट्रेवल कर सकते हो। फिर उस समय वो यूज कर करके लोगों के, जैसे आप पॉकेट में वॉलेट में अगर डेबिट कार्ड है पुराना टाइम का, अभी तो चिप कार्ड है दैट इज सिक्योर, एनक्रिप्शन है, पुराने जमाने का मैग्नेटिक टाइप में नहीं था। तो वो वर्म होल अटैक बोलते हैं उसको, जो लंबा सा कॉपर वायर डाल के उसको एंटीना जैसा बना के चेयर के नीचे डाल दिया सपोज, पब्लिक प्लेसेस में। इफ यू सिट ऑन दैट चेयर, तो आपका पॉकेट में अगर वॉलेट है एंड आई विल बी सिटिंग ऑन द सेम बिहाइंड समवेयर विथ माय टूल एंड लैपटॉप, आई कुड क्लोन योर कार्ड एंड देन आई कुड यूज दैट। तो वैसे वो सब यूज केसेस था RFID हैकिंग में। तो राइट नाउ वो बहुत पुराना था ना, 2017 में मैंने वो केस स्टडी किया था। अभी क्या होता है कि उसके वजह से बहुत सारे चिप एनेबल्ड कार्ड आते हैं, जो सिम कार्ड जैसा चिप रहेगा कार्ड्स में। ऑल्सो लाइक क्लास 3 जो RFID कार्ड से, वो सब, ये सब क्लोनिंग से ससेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आता है RFID सिक्योर वॉलेट्स, जिसमें मैग्नेटिक वो लूप को ब्रेक करा हुआ रहता है, वॉलेट के अंदर अगर कार्ड है तो उसको रीड नहीं कर पाएगा यूजिंग सच टूल्स टूल किट्स।
तो ये सब प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है और वो सब यूज केसेस। ओके, सो आपने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस, जो लाइक सिक्योरिटी प्रोफेशनल डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस कौन से फेस करता है? आपने तो इतने साल काम किया है। बहुत सारे चैलेंजेस है, टेक्निकल चैलेंजेस, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑल्सो। टेक्निकल चैलेंजेस में क्या होता है, सपोज व्हेन यू आर ट्राइंग टू implement some tool or external solution, security solution, तो इनिशियली और इवन फॉर टेस्टिंग पर्पस हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग हमेशा लोअर एनवायरनमेंट में करते हैं। जो इंटरनल सिक्योरिटी एनालिस्ट इंजीनियर होता है, दे डोंट गो एंड टेस्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वी डू प्री prod और टेस्ट एनवायरनमेंट, राइट? बट hackers are not coming and attacking your lower environment, they directly attack the production environment। तो ये हमारे में आज भी क्या है, ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनल सिक्योरिटी इंजीनियर्स को प्रोडक्शन में टेस्ट करने का अथॉरिटी नहीं दिया जाता है। दैट इज एक्चुअली हैज टू चेंज, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर सिक्योरिटी। क्यों? बिकॉज जब हम इंटरनल या लोअर एनवायरनमेंट में करते हैं, इट इज काइंड ऑफ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन में कुछ और एनवायरमेंटल इशू की वजह से, इंटीग्रेशन वजह से, हैकर स्टिल कैन बी एबल टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी which we will not be able to, I mean, reproduce in the lower environment। और इवन इन लोअर एनवायरनमेंट में फिक्स भी हो गया, हम फिक्स भी वेरीफाई लोअर एनवायरनमेंट में ही कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में स्टिल वो वल्नरेबिलिटी स्टिल एक्सप्लॉइट होने के चांसेस है। दैट इज हाउ इवन आफ्टर सो मेनी रिव्यूज, सो मेनी सिक्योरिटी राउंड ऑफ टेस्टिंग, स्टिल वल्नरेबिलिटीज आर देयर इन प्रोडक्शन, ब्रीच होते रहते हैं ना इसी वजह से। ये हो गया टेक्निकल चैलेंज। अभी आते हैं ऑपरेशनल चैलेंज। बजट कभी कभी कंस्ट्रेंट होता है, बड़े कंपनी में नहीं होता है बजट कंस्ट्रेंट, लाइक बिगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बजट विल बी देयर, बट स्मॉलर कंपनी, स्टार्टअप्स और सर्विस बेस्ड कंपनी, बजट इज ए बिग कंस्ट्रेंट which is not technical constraint। now suppose service based company, customer is giving a small amount for this pen test or engagement, तो obviously जो quality of outcome will also be less। अब वहां पे अगर कोई बहुत अच्छा बंदा बैठा हुआ है सिक्योरिटी इंजीनियर, वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं बजट भाड़ में जाए, मुझे तो अच्छे से सिक्योरिटी करना है, देन ही विल लूज हिज टाइम। उसको कम टाइम में एक्सपेक्टेशन रहेगा एंगेजमेंट कंप्लीट करके देना है एक दिन के अंदर। नाउ ही कैन नॉट कवर एवरीथिंग, ही कैन नॉट गिव फुल कवरेज। तो ये कंस्टेंट चैलेंज आ जाता है बजट की वजह से। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टेंट, जो सर्विस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे डिपेंड नहीं करता है, जो ह्यूमन कंस्ट्रेंट है, स्टेक होल्डर कंस्ट्रेंट। हम लोग तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन के साथ ही वर्क कर रहे हैं ना, कस्टमर बोलो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। अब प्रॉब्लम होता है कि डेवलपर कम्युनिटी, सपोज मेंटेलिटी ऐसा रहेगा कभी कभी, दे बिल्ट ए प्रोडक्ट विथ वेरी डिफिकल्टी and we security engineers are coming at the last and finding lot of vulnerabilities and bombarding them with the report, and they don't have time to fix those because they have their own deadlines। रिलीज जाना है, प्रोडक्ट को पब्लिश करना है, लॉन्च करना है, देन देयर इज लाइक ह्यूमन क्लैश हैपेंस, unnecessarily clash happens, that is like totally external factor। वहां पे टेक्निकल चैलेंज भी नहीं है, बजट चैलेंज भी नहीं है, बट टाइमलाइन चैलेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, बट कैसे हम ओवरकम करते हैं वो भी बता देता हूँ। जो भी आना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, वहाँ पे हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करके ये चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर बजट कंस्ट्रेंट आया तो हम लोग को अपफ्रंट बताना पड़ेगा कि अगर आपको क्वालिटी रिजल्ट चाहिए तो आपको बजट थोड़ा बढ़ाना है। अगर आपको ऑपरेशनल चैलेंज आ रहा है, टाइमलाइन का चैलेंज आ रहा है, तो हम लोग को डेवलपर्स को ट्रेन करना है कि यू हैव टू प्लान अपफ्रंट एंड गिव अस फॉर टेस्टिंग अर्ली बिफोर योर डेडलाइन सो दैट वी कैन गिव प्रॉपर रिजल्ट्स। तो ऐसे करके प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड अपफ्रंट टॉकिंग डिस्कशन वी कैन ओवरकम दिस चैलेंजेस। ओके, सो आपको क्या लगता है कि एआई सिक्योरिटी को कवर कर ले जाएगा? लाइक सिक्योरिटी पर्सनल्स की जरूरत होगी भी कि नहीं? तो इफ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, 20 years पहले भी एक्सेसेस था, सीक्वल इंजेक्शन था, आज भी है। ठीक है, एआई तो ठीक है, बस अभी आया है कि एआई एआई एवरीवेयर, एलएलएम, जेन एआई, एवरीथिंग, बट 20 years पहले भी जब मैनुअल टेस्टिंग होता था तब भी एक्सेसेस थे, तब भी सीक्वल इंजेक्शन थे। लास्ट 20 years में, 2 decades में बहुत सारे ऑटोमेशन आए, टूलिंग आए, अलग अलग स्कैनिंग टूल आया, स्टिल मैनुअल टेस्टर्स की जरूरत है। बिकॉज जो फंक्शनल वल्नरेबिलिटी होते हैं, लाइक
इंटीग्रेशन की वजह से, बिजनेस लॉजिक की वजह से वो टूल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी एआई आते हैं, यस, एलएलएम एंड एआई, जेन एआई इज very impactful and it is growing very fast, it is changing the dynamics, बट थिंग क्या है ना, एआई में भी जो है वो अपना नॉलेज सेट से ही काम करता है। अगर एआई में जो आप ट्रेन कर रहे हो उसको, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है उसका, अगर जो आप दे रहे हो उसको नॉलेज, वो अगर सही से कोई आदमी मतलब ह्यूमन ही बना के देना है, तो इफ you see about few of the latest news or posts over social media, the few people told that there are engineers who are sitting and trying to work on like different kind of error cases, edge cases to teach the LLM models. कि these are all the edge cases, this scenario comes, you respond like this and all. तो वैसे ही क्या है सिक्योरिटी में, अगर वैसा अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया तो एआई तो डायरेक्टली जॉब को इम्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी इंजीनियर्स हु वर्क ओनली ऑन फिक्स्ड माइंडसेट, उनका जॉब चला जा सकता है, इम्पेक्ट हो सकता है। बट द इंजीनियर्स हु आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, कंटिन्यूअसली लर्निंग न्यू वल्नरेबिलिटीज टू आइडेंटिफाई न्यू वे ऑफ एक्सप्लॉइटिंग समथिंग, उनका जॉब तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, सो आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स कौन से फॉलो करते हैं नई नई चीजों को जानने के लिए, और लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है? तो एक तो इंसिडेंट्स वगैरह जानने के लिए द हैकर न्यूज है, और दूसरा है कि जैसे ये अलग अलग सिक्योरिटी मीटअप्स में जाते हैं तो देखते हैं कि जो इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज में लोग रिसर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वी गेट टू लर्न फ्रॉम देम। फॉर एग्जांपल, अब तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने हेल्थ केयर डिवाइसेस टेस्ट नहीं किया है, बट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स एट फिलिप्स और जी हेल्थ केयर हु डू पेन टेस्ट ऑन हेल्थ केयर डिवाइसेस। तो हेल्थ केयर डिवाइसेस का थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि दोज आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जो हेल्थ केयर डिवाइस है हॉस्पिटल में यूज होता है, उसमें अगर किसी हैकर ने हैक कर दिया तो लोगों का लाइफ जा सकती है। डेटा लॉस्ट हुआ फिर भी ओके है, बट किसी का लाइफ चला गया देन इट इज लाइक extreme situation, right? So all those companies, Philips, GE Healthcare and all, they are like working on securing the healthcare devices and products. तो आज तक मुझे वैसा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं वैसे वर्क करने का। फ्यूचर में मेरा टू डू लिस्ट में वो है। तो यू आस्क ना व्हेन व्हाट आई थिंक ऑफ while चेंजिंग ए कंपनी, तो फ्यूचर में सपोज इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एनी हेल्थ केयर कंपनी, देन आई विल गो फॉर दैट। बट राइट नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी के लिए जो भी सीखना है या करना है दैट आई एम डूइंग। बट ओनली वही चीज मेरा अभी नेक्स्ट टू डू लिस्ट में है जो मुझे अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कि हेल्थ केयर डिवाइसेस सिक्योरिटी का। तो वो एक चीज मैं करना चाहता हूँ इन फ्यूचर। उसके अलावा आप कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करते हैं? तो एज आई टोल्ड, मीटअप्स में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो रिसेंटली आई हैड बीन टू ओआस्क, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में गया था। तो वहाँ पे मैं मीटअप ऐसे ही जब भी बाहर कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक और चीज मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें उतना टॉप नॉच टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं बताया जाता। इवन ट्रेनिंग में भी जाओगे आप, तो इट इज मोर ऑफ लाइक कैमरा रेडी थिंग्स। तो पीपल डू फॉर लाइक मोर पब्लिसिटी और फॉर लाइक ट्रेनिंग में थोड़ा मनी अर्न हो जाता है, उसके वजह से भी कंटेंट उतना खास नहीं होता है इंडिया का कॉन्फ्रेंसेज में। बट इफ यू गो टू सम कॉन्फ्रेंसेज लाइक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस, ब्लैक हैट, यूएस में ब्लैक हैट है, डेफकॉन है, या तो आप यूरोपियन में जैसे हैक द पेरिस है, ऑस्ट्रेलिया में ऑसर्ट है, तो ये सब में मैं गया हुआ हूँ अलग अलग टाइम में एज ए स्पीकर या अटेंडी। तो उसमें क्या होता है, लोग आके रियल रियल डिफरेंट रिसर्च वर्क दिखाते हैं। तो मैंने एक यूरोपियन गया था कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे दे द पर्सन शोन लाइव ड्रोन हैकिंग scenario simulation. So how he can hack into drones, and also defensive side, if someone is trying to hack into his drone, how he can protect that. तो वो सब कुछ एक्स्ट्रा लेवल के देखने को मिलता है इफ यू गो टू द सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेज विच आर होस्टेड अब्रॉड। बट इंडिया में अभी हमको वो कल्चर लाना है, इसीलिए मैं एक और चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जैसे कॉलेजेस में बूट कैंप में मैं टेक्निकल चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही मीटअप वगैरह करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मोर ऑफ द टेक्निकल थिंग्स इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट फॉर सम थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, वैसा ना करके टेक्निकली सिखाना है लोगों को। तो वैसे में जाके लोगों से बात करके जो कर रहे हैं मार्केट में उनसे सीखता हूँ, एंड ऑल्सो फॉलोइंग द हैकर न्यूज फॉर लेटेस्ट इंसिडेंट्स एंड ऑल। ओके, सो
एज अ बिगनर कैसे रेज्यूमे बनाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट शोकेस कर सके? बिफोर क्रिएटिंग रेज्यूमे, मैं तो सारे बिगिनर्स को या स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि जितना हो सके ये सब मीटअप्स, सिक्योरिटी मीटअप्स को जाके सीखें पहले, नेटवर्किंग बनाए मतलब विथ डिफरेंट कंपनी प्रोफेशनल्स, एंड ऑल्सो स्टार्ट डूइंग डेमो लैब्स। तो पोर्ट्सवेगर का लैब है, वेब सिक्योरिटी एकेडमी है, वैसे बहुत सारे हैक द बॉक्स है। वैसे बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, अगर किसी को नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है तो हैक द बॉक्स में जाके मशीन कॉम्प्रोमाइज करें। किसी को अगर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी या एलएलएम सिक्योरिटी में जाना है तो पोर्ट्सवेगर का लैब से। वैसे बहुत सारे लैब अवेलेबल है मार्केट में, कोड रिव्यू के लिए भी है, मोबाइल ऐप्स के लिए भी है। वैसे करके पहले वो सीख ले टेक्निकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद जाके वो चीज रिज्यूमे में ऐड करके अगर इंटरव्यू में फेस करने जाएंगे देन इट विल बी इजी फॉर देम टू क्रैक द इंटरव्यू। क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ लेटेस्ट मार्केट कंडीशन जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। एंड अगर आउटपुट बहुत ज्यादा है इंजीनियरिंग में, एज यू नो कर्नाटका एलोन हैज 250 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो उसके वजह से कुछ स्टैंड आउट टैलेंट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो वही मैं अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू आपके चैनल पॉडकास्ट एज वेल एज माई बूट कैंप, कि not only go with certification, there are a lot of certifications also. Certification anyone can do it, but main thing is learn the concept so that you, I mean the students or beginners or freshers can use that concept to crack the interview, and then build up resume according to that. सो फाइनल क्वेश्चन, रोड मैप आप बता सकें एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, कि किसी को स्टार्टिंग में है तो क्या क्या करना चाहिए उसको एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए? So not only application security engineer, there are different paths also. टेक्निकल पाथ में प्रोडक्ट सिक्योरिटी आता है, जिसमें आपका स्टार्ट करे अगर कोई बिगिनर प्रोडक्ट सिक्योरिटी में, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, देन ग्रेजुअली 2-3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद कोड रिव्यू, डिजाइन रिव्यू। ये एक पाथ है प्रोडक्ट सिक्योरिटी। इफ समवन वांट्स टू गो इनटू नेटवर्क सिक्योरिटी, तो उसको नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एनमेप वगैरह टूल्स, स्क्रिप्टिंग, स्कैनिंग टूल्स, ये सब सीखना पड़ेगा। टीएलएस रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज, पोर्ट रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज, ये सब सीखना है, उस पाथ में जाना है। किसी को अगर बग बाउंटी भी इज ए गुड करियर ऑप्शन नाउ, तो उसमें किसी कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है, लर्न द कॉन्सेप्ट। कोई भी वेब मोबाइल कुछ भी ले लो, कोड रिव्यू, देर आर सो मेनी डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, वहां जाके वल्नरेबिलिटी ढूंढो एंड देन अर्न मनी। तो वहां पे क्या है, इट इज लाइक मनी अर्निंग का एंडलेस स्कोप है, बट इट इज नॉट इजी बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन देयर। someone is lucky, they can earn up to 50, 60, $100,000. Someone is not that much lucky, 6-7 months तक कुछ नहीं मिलेगा बग बाउंटी में। सो इट इज लाइक हाई रिस्क बट हाई गेन ऑल्सो। तो बग बाउंटी इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन है क्लाउड सिक्योरिटी। तो किस सब जगह अब क्लाउड सिक्योरिटी नहीं होता है। द कंपनीज हु हैव क्लाउड होस्टिंग, हु आर ऑन क्लाउड, उस सब कंपनी में अगर ज्वाइन करे तो क्लाउड सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू गो करियर पाथ। देन कम्स योर people who don't want to break into system, suppose they don't want to really do technical hands on stuff, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है साइबर सिक्योरिटी में। टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स, they will know all the concept but they will not execute live. They will be bridge between the engineering teams and security teams, or they will run the security program itself. For example, managing bug bounty, onboarding external researchers, so the who do management, तो वो भी अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन है एज ए करियर पाथ। विदाउट डूइंग द टेक्निकल हैंड्स ऑन थिंग, दे कैन मैनेज थिंग्स, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और पीपल। So there are all these kind of different aspects, different thing, healthcare security, automated vehicle security. So all these different scopes are there. It's like person who wants to pursue a career in cyber security, first they have to explore different options, learn the concept and then get into it. जस्ट बिकॉज बजवर्ड में आके साइबर सिक्योरिटी हॉट मार्केट है घुस जाते हैं, वैसे करके घुसेंगे तो सरवाइव नहीं होगा, एआई खा जाएगा जॉब वहां पे। So they have to learn the concept, understand what they want to do, and then make the milestone, build the career, and then they can excel. क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको, हर चीज सीखने के लिए Always अडेप्टिव भी learn रहना करना पड़ता है, है। हाँ। correct. जो आप भी कर रहे हो, you also know that because you are also into cyber security. I am also working for last couple of years. So we can't say like we know everything. People who say we know everything about security, they also know less.
but even I know very little. I would say like I know very little drops of an ocean, cyber security or information security or any domain. It is vast knowledge. So whatever we learn throughout our life, it will be less only. We can even learn something from a small 10th student. They may Yes. have come up with some security hacking mindset which we never experienced or we have not faced. तो उसको हम लोग को वैसे हमेशा ओपन माइंड रहना है. तो अगर एटीट्यूड लेके बैठ जाएंगे, अरे मैं 10 साल एक्सपीरियंस हुई है, जूनियर मुझे क्या बोल देगा, देन आई विल नॉट लर्न एनीथिंग. So I have to be always open for ideas, and together we have to learn and share and grow. थैंक यू सो मच सरवन, आपने इतना टाइम दिया हमको और इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करी. थैंक यू सो मच. Thank you so much to you as well, because giving me this opportunity and the platform to tell or share my experience to people what I am doing like in person. But मैं in person तो पूरा country cover नहीं कर पा रहा हूँ. I am trying, but it is not possible also. मेरा personal health issue है, time है, constraint है. So through your channel and podcast, if I am able to reach to different region within country, outside country, then if even for one person, if we both are able to help, then we'll feel very much proud and good about that. So really thankful and appreciate what you are doing also. थैंक यू Thank you सो so मच. much. सो आई होप आप सबको हमारी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूबल लगी होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा. सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें अपने कलीग एंड फ्रेंड के साथ. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो आज की वीडियोस में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और मेरे से 1-to-1 सेशन करना हो तो नीचे टॉपमेट का लिंक दे रखा है, और मैं सर्वर की लिंक लिंक्डइन की दे देता हूँ ताकि आप उससे भी जाके कनेक्ट कर सकें. सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड.